फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं? फेज मतलब होता है एंगल, ठीक है ना। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। तो फेजर डायग्राम जो होते हैं वो एंगल्स के रिलेशनशिप बताते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर रजिस्टर हो तो रजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है और जो वोल्टेज होती है वो सेम फेज में रहते हैं। मतलब इनमें कोई लीड लैग नहीं होता, जिस जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तुरंत आपको करंट मिल जाता है, ठीक है। जबकि इंडक्टर में हम बात करें या कैपेसिटर में हम बात करें तो हमें पता है कि इसमें से पास करने वाला जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर में फ्लो करने वाला जो करंट है वो उसकी वोल्टेज से, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे लीड करता है बाय पाई बाय 2, ठीक है। ये होता है सिंपल आर एल सी सर्किट के लिए, सिंपल आर मतलब इंडिविजुअल के लिए। लेकिन जब हम सर्किट में इंटरकनेक्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, तो अगर जितनी वोल्टेजेस है मान लो आपको शो करनी है या करंट शो करने हैं तो उनके बीच में कुछ एंगल के रिलेशनशिप होंगे, वो चीज हमें शो करनी है फेजर डायग्राम्स। सॉरी। अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए तो हम ये काम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम ये काम कर चुके हैं पहले। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या बोला था, मैं सिंबल बस ऐसे सिंबॉलिकली ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब एक सिंपल। तो यहाँ पे वाइंडिंग है हमारे पास, आपने V1 वोल्टेज अप्लाई करी जिसकी वजह से I1 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारी वाइंडिंग है, इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है, इसके टर्न्स है N1, ये N2 है। और अगर सेकेंडरी ओपन है तो यहाँ पे कोई I2 करंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर I2 0 है और आइडियल ट्रांसफार्मर है तो I1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो फेजर डायग्राम आता है वो ये आता है। फ्लक्स, क्योंकि सब कुछ फ्लक्स से ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर जो हो रहा है वोल्टेज और करंट सेकेंडरी साइड में, वो फ्लक्स की वजह से ही हो रहा है, तो हम फ्लक्स को रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो होती है डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ईएमएफ जो है वो लीड कर रही है बाय, मतलब जो फ्लक्स है उसको लीड कर रही है बाय पाई बाय, ठीक है। तो और दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होती है, E1 यहाँ पर और E2 यहाँ पे। करंट केवल तब फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज होगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो यहाँ पे E1 ये है और E2 जो है, अगर E2, हम E2 भी यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। E1 E2 दोनों यहाँ पर होंगे क्योंकि सेम फ्लक्स इनको प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों का फेज भी सेम ही होगा, E1 E2। E1 इज द बैक ईएमएफ इन प्राइमरी, ठीक है। क्लियर ये चीज? तो ये हमारा हो गया था फेजर डायग्राम। इसमें हम एक चीज और शो कर देते हैं, यही वोल्टेज हमें बाहर मिलने वाली है क्योंकि कोई लॉस नहीं है। सिमिलरली जो हमने अप्लाई करी सेम उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी, क्योंकि जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी है वो पैरेलल में है इसके। तो ईएमएफ जितनी इंड्यूस होगी वो सेम ही होनी चाहिए क्योंकि कोई और तो ड्रॉप है नहीं। तो E2 इज इक्वल्स टू V2 और E1 इज इक्वल्स टू V1। ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था अगर कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड का जो फेजर डायग्राम होगा दैट विल बी शोन लाइक दिस। नेक्स्ट सेम चीज है हमारे पास, आइडियल ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन अब हमें इसे लोड पे शो करना। अब लोड हमारे पास कई ऑप्शन है, हम रेजिस्टिव लोड ले सकते हैं या इंडक्टिव लोड ले सकते हैं या कैपेसिटिव ले सकते हैं, कुछ इस तरह का, या कॉम्बिनेशन आरएल लोड ले सकते हैं। तो इन जनरल जो हमारा लोड होता है वो आरएल ही होता है। तो आरएल लोड ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया ये। यहाँ पे हमने एक लोड कनेक्ट किया है और ये लोड कैसा है? आरएल लोड है, ठीक है। आरएल मतलब रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उस केस में फेजर डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा? तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को ले सकते हैं एज रेफरेंस, और ईएमएफ इंड्यूस होगी E1 और E2 में जो कि बराबर होगी V1 V2 के ऑब्वियसली। तो वो वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहना जैसा कि हमारा पहले रहा था। तो E1 फेजर इज इक्वल्स टू V1 और E2 जो होगा आपका
दैट विल बी सेम एज V2। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ पे आया, यहाँ पे अब एक करंट फ्लो करने लगा है इसमें, I2 करंट इसमें फ्लो करने लगा है। अब तुम ये देखो जरा, जब क्योंकि ये लोड जो है ये रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा I2, वो जो इसकी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है आपकी प्लस माइनस V2, इसे लैग नहीं करना चाहिए क्या? बोलो बोलो हाँ या ना इसमें। यस सर। ठीक है, तो I2 जो है वो V2 से लैग करेगा। कितना लैग करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा क्या? 90 नहीं डिग्री सर, लैग नहीं। आर एल लोड है तो हाँ, ना, कुछ आर एल हाँ लोड है तो 90 90 से से लेस कम देन करेगा 90 ना। होगा। हाँ, लेस देन 90 होगा। ठीक है, तो आर एल लोड है तो लेस देन 90 होगा। अगर प्योरली इंडक्टिव लोड होता तो 90 डिग्री लैग करता। तो लैग करने का मतलब क्या होता है? अगर ये हमारा फेजर है कोई ए, और इससे लैग करने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ेगा, करेक्ट। अगर बी लैग कर रहा है तो बी पीछे की तरफ आएगा, और अगर लीड कर रहा होता है तो इसको हम आगे की तरफ शो करते हैं, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे फेजर जो है वो कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बोलो। सर ये पता कैसे चलता है कि कब लैग करेगा कब लीड करेगा? हाँ, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है। ठीक है, मैं एक शो करके दिखा देता हूँ बच्चों, लेकिन ये ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चल गया, 1 सेकेंड है, हैंग हो रहा है। तो आप देखो इंडक्टर के अक्रॉस जब आप वोल्टेज लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा AC व्हाट हैपन। ये हम देख रहे हैं, पाई यहाँ पर आ गया, E1 यहाँ पे आ गया। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे हमें पता चलता है। और E2 यहाँ पे आ गया, V2। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। हम एक बार इंडक्टिव सर्किट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप इंडक्टिव सर्किट ड्रॉ करोगे ना, इसके अक्रॉस आप AC लगाओगे। ठीक है, तो AC का मतलब Vm sin ओमेगा t आपने लगाया, सपोज करो ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L। अब ये शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर देखो, जब आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाई है ना इंडक्टर, तो इंडक्टर में क्या होगा? एक करंट फ्लो करेगा I। ये जो करंट है, ये करंट का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहां पर आप देख सकते हो कि जितनी वोल्टेज आपने यहाँ पे लगाई है इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, उतनी ही वोल्टेज ये इंडक्टर क्या होगी, इसके अक्रॉस होगी, अवेलेबल होगी। एक्चुअल में उतनी बैक ईएमएफ ये जनरेट करेगा। ठीक है, ये उतनी ही बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स है, जैसे ही आपने कनेक्ट करा, ये करंट इसमें फ्लो कराने की कोशिश करेगा कॉइल में, जिसकी वजह से इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, जिस फ्लक्स के चेंज को ये अपोज करेगा। ठीक है, और ये हमने देखा था शायद पहले भी, लास्ट क्लास में शायद या उससे पहले, कि V इज इक्वल टू LdI/dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? Li होता है N फाई, और d फाई अगर आप d/dt कर दो, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? Nd∅dt हो जाएगा, और ये LdI/dt हो जाएगा। तो ये होता है जब हम फ्लक्स के टर्म्स में लिखते हैं EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, तो हम ये यूज कर लेते हैं। और ये हम तब यूज कर लेते हैं जब EMF का एक्सप्रेशन, जब हम करंट की टर्म्स से, सर्किट पैरामीटर्स की बात में की टर्म्स में हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो V इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? LdI/dt लिख दिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहां से आप करंट फाइंड आउट कर लो केवल, तो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VM, V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? Vm sin ओमेगा t, और dt उधर आ गया अपॉन में L। अब आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर देना। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको I मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Vm अपॉन में L कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t माइनस का डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो I जो होगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, या फिर साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखो, करंट की जो वेव फॉर्म आ रही है आपके पास वो ये है, वेराज वोल्टेज की वेव फॉर्म ये है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है आपका Vm साइन ओमेगा टी, और करंट ये वोल्टेज वेव फॉर्म है। साइन ओमेगा टी ऐसी होता है ना, साइन का कर्व। ठीक है, और अगर आप वोल्ट करंट की बात करो तो करंट जो है वो π/2 लैग कर रहा है। यहाँ पे देखो जरा एंगल में, साइन माइनस कॉस ओमेगा टी है। माइनस कॉस ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? कॉस जो है ऊपर से शुरू होता है, तो आप इसका मतलब ये है, ये है आई।
या फिर -π/2 करके भी ड्रॉ करोगे तो भी यही आएगा, तो आई ये हो गया कर्व। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि वोल्टेज से हमेशा जब ये जीरो है वोल्टेज, करंट जो है उसके 90 डिग्री बाद जीरो हो रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज की पीक और करंट की पीक में 90 डिग्री का डिफरेंस है, पहले किसकी पीक आ रही है, वोल्टेज की। तो अगर वोल्टेज यहाँ पर आप शो कर रहे हो तो करंट कहाँ पर, करंट क्या होगा, पिछड़ रहा है इससे π/2। तो हम आई यहाँ पर पीछे ड्रॉ कर देंगे इससे बाय π/2। अब किसी भी एंगल पे आप देख लो, किसी भी एंगल पे देख लो आप, जैसे ये कोई एंगल है, ये π/2, ये क्या हो गया, पाई एंगल हो गया किसके लिए, पाई एंगल के बाद ये कितना है, ये अभी भी π/2 है, ठीक है। तो आप अलग अलग एंगल के लिए भी देखो, किसी भी एंगल के लिए देखोगे कि फेज डिफरेंस जो होगा इन दोनों वेव्स के बीच में कितना मेंटेन रहेगा, हमेशा π/2 का मेंटेन रहेगा, ऑल दो एंगल चेंज हो। तो v जो है यहाँ पर v का एंगल जीरो है, अगर इसको आप रेफरेंस मान रहे हो और इसे एंगल जीरो बोल रहे हो, तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ रहे हो राइट साइड में, ये एक्चुअली v जो है रोटेट कर रहा है, लेकिन i भी उसी के साथ रोटेट कर रहा है, सच दैट एंगल बिटवीन दीज टू रिमेन्स सेम π/2। कितने लोगों को समझ में आया ये, मेरे को बताना जरा। सर आया। आ गया सर, ये तो पहले भी किया है। अंकित कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। देखो बच्चों ये है, आप क्या कर सकते हो, आप 12th की बुक उठाओ और उसमें से इसको देख लो एक बार, अगर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और वहां से देख लेना एक बार, और फिर मेरे को बताना। एक्चुअल में क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बट हम बहुत ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतने लेक्चर बचे नहीं है। तो मैंने एक शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया है कि आपको क्या करना है, बस करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप देखोगे कि ये लैग कर रहा है, करंट का एक्सप्रेशन जो है π/2 के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे हमने बस इसलिए इसको शो कर दिया कि आई जो है वो v से लैग कर रहा है π/2, ठीक है। ये हमारा फेजर डायग्राम। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा था, RL लोड कनेक्ट कर दिया था। जब आप RL लोड कनेक्ट करोगे तो करंट जो है वो लैग करेगा, I2 जो है वो आपका लैग करेगा बाय सम एंगल। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमने क्या करा था, लोड कनेक्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे I2 करंट जो होगा वो लैग करेगा V2 को। तो V2 कहाँ पर है, यही सेम लाइन है वर्टिकल वाली हमारी। तो I2 जो होगा लैग करेगा, लैग करेगा कितना लैग करेगा, कुछ बाय सम एंगल फाई और φ2 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लोड के अकॉर्डिंग होगा, जो लोड है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका फ्लक्स। ये क्या है आपका I2 करंट हो गया। अगर यहाँ पे I2 करंट है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी कुछ करंट होगा, इसका मतलब I1 रिलेशन होता है ना, I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1, है ना, ये होता है ना। तो अगर I2 है तो I1 भी होगा, और I1 कितना होगा, I1 जो होगा वो आपका, अगर मैं इस टर्न रेशियो को A मान लूं तो I1 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन में A हो जाएगा, या एक काम करूं, इसे 1 अपॉन ए मान लेते हैं, N1 अपॉन में N2 को A मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I2 अपॉन A हो जाएगा। तो मैंने नोट्स में ऐसे लिखा इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो ये इसको भी मान सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये I1 हो जाएगा विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू I2 अपॉन में A। तो हुआ क्या, I2 करंट जितना था उसका रिड्यूस्ड पार्ट हमने ले लिया, I1 इसको हमने मान लिया, ठीक है। और ये हमारा फेजर डायग्राम हो जाएगा RL लोड के लिए। बोलो कोई दिक्कत है? अगर ये हमारा मान लीजिए लीडिंग होता, लोड कनेक्ट किया होता, तो करंट जो होता वो यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट हमें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करनी है। आप ये तो आइडियल केस हो गए कि अगर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड या लोड पे हमने देखा तो क्या होगा। अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बहुत सारी कमियां हैं या फिर लॉसेस हैं जो कि हम ऐसे शो करते हैं ना, और फिर यहाँ पे हम सेकेंडरी के भी शो कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। या मान लो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था ना,
क्यों ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैं? क्योंकि सर्किट डायग्राम से ही तो फेजर डायग्राम मिलेगा ना। और यहां पर हमने क्या करा, लोड करा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होगा, ये R1 हो गया, ये L1 हो गया, ये R2 हो गया, L2 हो गया, ये RC हो गया, X5 हो गया। यहाँ पे I0 करंट जाएगा, यहाँ पे I1 करंट जाएगा, ठीक है। और इसमें IC करंट चला जाएगा, इसमें I5 करंट जाएगा। ये सब हमने देख रखा है, ठीक है। यहाँ से कितना करंट जाएगा, I2 जाएगा। और अगर यहाँ से I2 है तो यहाँ से कितना करंट होगा, I2 अपॉन A। देख लो इसमें, ये हो जाएगा। इसी चीज को हम I1 डैश भी बोल सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे ही आप इसको शो कर सकते हो। ये क्या हो गया, V1 हो गया। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो V2 हो जाएगी, ये E2 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। RMS फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, E1 और E2, मर्जी आपकी। ऐसे V2 हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये हमने ड्रॉ कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो फिर से सेम चीज हमें करनी है। क्या करना है, पहली बात तो हमें यहाँ पे फ्लक्स को रेफरेंस लेना है, ठीक है। सर आप सारे पैरामीटर्स को इनपुट साइड, हाँ वो एक ही बात है। आप अभी तो फेजर ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, सर्किट एनालिसिस के लिए हम इनपुट में भी रेफर कर सकते हैं, डजंट मैटर मच, बट हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, फेजर में। तो यहाँ पे ये फाई हो गया। अब देखो फाई जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, जो इस ट्रांसफार्मर के कोर में दौड़ रहा है, ठीक है। ये हमारी कॉइल्स है, इसमें जो दौड़ रहा है फ्लक्स, वो फ्लक्स है ये फाई, ठीक है। और यही ईएमएफ इंड्यूस कराएगा E1 एंड E2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस बात में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि E1 और E2 फिर से क्या होगा, लीड करेंगे बाय पाई बाय 2, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, ये सेम है क्या? नहीं। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि जब अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो V1 से जो करंट निकल रहा है, देखो यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है कुछ पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद E1 आपको मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखो जो E2 है, E2 के बाद कुछ ड्रॉप होगी वोल्टेज और तब आपको V2 मिलेगा। बोलो, ठीक है। तो अब E2 V2 सेम नहीं होंगे और E1 V1 सेम नहीं होंगे, लेकिन V2 और V1 मिलेंगे कैसे, वो हमें देखना पड़ेगा। उससे पहले हमने सपोज करो इसे कंसीडर कर लिया RL लोड, ठीक है। RL लोड में होगा क्या, जो I2 करंट है वो V2 से लैग करेगा या E2 से लैग, V2 से लैग करेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बोलो बोलो, लैग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर कर I2 ला करना चाहिए V2 से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेकिन सर I2 तो V2 से लैग करेगा ना, E2 से थोड़ी करेगा। क्या कह रहे हो, I2 V2 से लैग करना चाहिए सर, E2 से थोड़ी करना चाहिए। हाँ हाँ V2 से ही लैग करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक I2 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने ऐसे I2 ड्रॉ कर लिया। मेरे को ये बताओ कि ये जो करंट है, ये करंट ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ये तुम्हारा I2 अपॉन A मान लो या I1 डैश मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ये वाला करंट होगा कि नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि ये इससे कुछ बस या तो ज्यादा है या कम है, टर्न रेशियो पे डिपेंड करेगा, और उस हिसाब से हमने इसको कम मान करके यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो I2 करंट है वो सर V2 से लैग करेगा क्योंकि RL हाँ लोड अभी लगा वो है। भी पता चल जाएगा, V2 भी अभी लेकिन यहाँ सर पे आ जाए, आपने उसको तो ठीक है सर। है ना, V2 अभी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बोलो जरा, ये ठीक है इसमें I2 अपॉन A? हाँ सर। अच्छा, अब देखो जरा, अगर तुम I1 करंट की बात करो तो I1 करंट जो है वो I0 और I2 अपॉन A से मिलके बना है,
नहीं, I2 अपॉन ए और आई नॉट दो करंट से मिलके बना है ये जो आई नॉट करंट है ये एक्साइटिंग करंट है आपका ट्रांसफार्मर का एक्साइटेशन करंट, ठीक है। और यहां पर ये हाईली लैगिंग होता है, और आप इसको जब ड्रॉ करोगे ये शायद आपने देखा भी होगा ईटी पढ़ते वक्त, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा आई नॉट, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे जो आई नॉट आएगा ना आपका वो कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये, थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये एक्साइटेशन करंट है। अब I1 जो है वो एक्चुअल में आई नॉट और I2 अपॉन 2 यानी ये वाला जो करंट है हमने यहाँ पे शो कर रखा है सर्कल करके, इन दोनों का रिजल्टेंट है I1। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जैसे हम वेक्टर्स में निकाला करते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट हो गया ये आपका I1 करंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। I1 और I2 पहले हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, बाकी सारा काम उसके बाद होता है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको बता दूं। अब I2 करंट हमने बोला था कि लैग कर रहा है, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये हमारा φ2 एंगल हो जाएगा V2 से, एंड अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। पहले बस ये देख लो कि अगर इतना फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो सर ये I1 आपने सर उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लिया? देखो यहाँ पर आप खुद देखो जरा, ये जो I1 है एक्चुअली ना ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से कुछ चीजें, ठीक है। ये भी मैं दोबारा लिख दूंगा। आप ना थोड़ा सा देखिए इसको ना, मैंने डायग्राम थोड़ा गंदा ड्रॉ किया हुआ है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये जो I1 करंट है ये यहाँ पर KCL लगाओ, ये I नॉट नीचे चला गया और यहाँ पे ये चला गया। अब जो ये I नॉट गया है इसमें रेजिस्टर और इंडक्टेंस दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे I2 अपॉन ए जो है ये भी एक कॉइल में जा रहा है, क्योंकि दोनों पाथ का इंडिपेंडेंट इम्पिडेंस अलग अलग है तो दोनों का फेज भी अलग अलग होगा, दोनों करंट्स का। अब ये वाला जो करंट है ये इन दोनों का फेजर सम होगा, ये इन दोनों का स्केलर सम नहीं होगा, अलजेब्राइक सम नहीं होगा कि आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया कि I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस I2/2 ए, ये नहीं कर सकते आप, ये गलत है। आपको क्या करना है, इन दोनों का फेजर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो I1 एक्चुअली इन दोनों का फेजर सम है। अब I2 अगर यहाँ पे सेकेंडरी साइड अगर I2 करंट फ्लो कर रहा है तो प्राइमरी में से जो वाइंडिंग में करंट जा रहा होगा वो टर्न रेशियो टाइम्स कम हो गया होगा। ये क्लियर है, ये वाला करंट, ठीक है। और जो आपका प्राइमरी में जो करंट ड्रॉ हो रहा है उसका कुछ पार्ट जाएगा आपका पैरेलल ब्रांच में I नॉट, और इन दोनों का फेजर सम जो है वो I1 है। तो हमने क्या करा, पहले I2 ड्रॉ किया लैगिंग, और I2 की मदद से I2/A निकाल लिया, और ये जो करंट है ये एक्साइटेशन करंट कहलाता है I नॉट, ये जो है ये आपका हाईली लैगिंग होता है, इसको हमने ऐसे यहाँ पे शो कर दिया। अब I नॉट और I2/A का हमने फेजर सम लिया तो हमें हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब बताओ सौरभ, समझ में आया? हाँ सर समझ आया। अब मेरे को सर सिंपल सी, हाँ बोलो। सर ये आपको कैसे पता चला कि सर I2/A जो है वो छोटा होगा I2 से? ये मैंने आपको पहले बोला कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस साइड करंट कम है, इस साइड करंट ज्यादा है, इस साइड करंट ज्यादा है तो इस तरफ वोल्टेज कम है, इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लेके चल रहे हैं, है ना। ये देखो जरा, E2 हमने लेस देन E1 लिया ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो अगर आपको स्टेप किसी, अप होता तो सर I2/A ऊपर होता ना। हाँ फिर वो ऊपर, हमें फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता आगे कहीं, हम यहाँ पे लिखते तो E2 ऊपर ड्रॉ होता फिर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीजें निकालनी है बची हुई वोल्टेजेस।
मेरे को बस सिंपल ये बता दो कि V1 वोल्टेज जो होगी वो इस वोल्टेज का सम, ये जो वोल्टेज है VR1 और L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और E1 जो वोल्टेज है, E1 वोल्टेज और ये R1 L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेजेस का फेजर सम V1 होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब हमें यही सर करना है। एक सर दोबारा बताना सर। ये देखो, ये ब्रांच मैंने हटा दी अभी। केवीएल लगा रहे हो ना सर? हाँ, केवीएल लगा रहे हैं हम सीधे सिंपल। तो ब्रांच मैंने एक हटा दी है, यहाँ पे होगी ब्रांच, ठीक है, ऐसा मत करना कि वो गायब कर दिया हमने, यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक है। आप ये देखो बस सिंपल कि ये जो V1 वोल्टेज है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है लेफ्ट साइड में, वो वोल्टेज अगर यहाँ पे आप केवीएल लगाओगे तो क्या होगा, इस ड्रॉप R1 L1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है और E1 जो है वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेजेस का सम होगा V1। देख लो इसको। यस सर। ठीक है, आप लोग ना थोड़ी सी फेजर पे मेहनत करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब देखो I1 R1, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है R1 के अक्रॉस, I1 R1, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, LdI1/dt। नहीं 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 नहीं, ये स्टेडी स्टेट में है, ये स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में इसकी हमें इंपेडेंस यूज करनी पड़ेगी JXL। ओके। ठीक है, ठीक हाँ है, हाँ सर। हाँ सर। स्टेडी स्टेट में हम ये यूज करेंगे एक्सेल। अगर साइनोसॉइडल और स्टेडी स्टेट हो तो एक्सेल यूज करेंगे, अगर ट्रांसिएंट्स होते या डीसी लगाया होता तो LdI/dt यूज करते वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन। ठीक, तो अब यहाँ पे बस ये देख लो कि I1 R1, देखो E1 के ऊपर अगर मैं I1 R1 जोड़ दूं, देखो ये E1 है यहाँ पर, दिख रहा है I1 R1, मतलब क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, यानी कि R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज में होंगे, इसका मतलब पैरेलल जा रहे होंगे। देखो I1 कहाँ जा रहा है, ये है I1, आपको दिख रहा है ये I1 जो हमने अभी ड्रॉ किया, इसी की डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे I1 R1 शो कर दूं, ठीक है, प्लस देखो JXLI1, आपको पता है ना, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े ही होंगे। अगर ये मान लो 1 है और आप 1J लिखोगे तो J का मतलब ऊपर आ जाता है ना, माइनस J नीचे आता है, तो J ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यस सर। तो JXL और I क्या है, I की जो डायरेक्शन है, मतलब ये जो डायरेक्शन है इससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, JI1XL हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ गया आपका JI1XL, ये इससे IR1 से बड़ा होगा। ठीक है, और इन दोनों ड्रॉप को एक बार आपने कंबाइन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, E1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, E1 सॉरी E1 तो है हमारे पास, E1 में ये दोनों ड्रॉप आपने एक बार ऐड कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो। सर V1। V1 मिल जाएगा, गुड। जस्ट अ सेकंड, ये ना थोड़ा सा, कुछ चीजें ना देखो बोर्ड का फायदा है, कुछ चीजों में बोर्ड का घाटा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, बोर्ड पे तो बढ़िया ड्रॉ हो जाता है। आप समझ गए ना ये कैसे मिलेगा, ये पूरा मिला के V1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया ये, ठीक है। यस सर। और देखो जो आपका V1 और I1 के बीच का एंगल होगा, V1 और I1 के बीच का एंगल होगा, ये होगा हमारा 5-1 एंगल, मतलब ये V1 और I1 के बीच का पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, यानी ये पावर फैक्टर हो गया हमारा सप्लाई के लिए एंगल। ठीक है, एक यहाँ पर भी देख सकते हो आप सेम चीज। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो आपकी E2 जनरेट हो रही है वो E2 V2 प्लस इन दोनों का सम है, R2 और
JL मतलब JXL2 जो है हमारा JXL2 और यहाँ पे I2 करंट है और यहाँ पे क्या है I2R2। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं V2 में इन दोनों को जोड़ूंगा तो E1 मिलेगा, E1 वोल्ट E2 मिलेगा। E2 अगर आपको चाहिए तो V2 प्लस ये वाली वोल्टेजेस आपको करनी पड़ेंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स की नॉलेज है, आप कितना बेहतर फेजर्स को जानते हो। जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे, गेट का, आईएएस का या कोई भी और एग्जाम दोगे, तो फाइनली आपको आकर के यहीं पर टिक जाएगा प्रॉब्लम जो होगी। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं ट्रांसफार्मर समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें फेजर हैंडल करने नहीं आते। और जब तुम यहाँ पे थियरी में हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो सोचो न्यूमेरिकल भी तो इसी बेसिस पे होगा ना। इक्वेशन जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी, ये कैसे लिख दिया हमने, फेजर की नॉलेज से लिख दिया इक्वेशन। अगर तुम्हें फेजर पता है तो तुम्हें ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं, खुद से लिख दोगे ये इक्वेशन। और अगर आपको फेजर ध्यान नहीं आता है तो आप इस इक्वेशन को याद रखने में ही आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप इंजीनियर्स हैं, हमारी तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, मैं तो सब कुछ आता है, मैथमेटिक्स की वजह से हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उल्टी ही होती है कि मैथमेटिक्स की वजह से ही प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बच्चों को। तो फेजर वगैरह थोड़ा ठीक से आप देखिएगा, कोई डाउट तो पूछ भी सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, बट थोड़ा सा मेहनत करिएगा। एनीवेज, अब हमारे पास E2 वोल्टेज बड़ी है और V2 जो है वो छोटी वोल्टेज है, तो हमें एक्चुअल में V2 से शुरू करना था और E2 पे पहुंचना था, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो V2 जो है, V2 से लैग करना चाहिए I2। तो सपोज करो V2 मैंने यहां शो कर दिया, तो V2 तो आपको मिल गया, V2 में आपको ऐड करना है I2R2 एक बार पहले। तो I2 की डायरेक्शन में I2R2 आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे JI2XL2 ये आप इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये दोनों कौन कौन से, एक ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने पहले किया था। तो आपको क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, यानी कि ये क्या है I2R2 है, और ये क्या है I2JXL2 है। इनको ऐड करा आपको E2 मिल गया, ठीक है। और ये अब हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम हो गया, हमने सारे वोल्टेजेस करंट्स को सबको यहाँ पे रिलेट कर दिया। और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहते हो इस ग्राफ से तो आप ये देख सकते हो, क्या डिफरेंट कलर हम ले लेते हैं। देखो I2R2 भी I2 के ही पैरेलल रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। हाँ हाँ हाँ, I2 के पैरेलल रहेगा, करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस और में जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो सेम फेज में रहते हैं। आप बस ये काम और एडिशनल यहाँ पे कर सकते हो, और वो काम है कि आप ये जो I2 है ना, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो। एक हो गया I5 और एक जो होगा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा आपका IC। देखो ये थोड़ा सा ना गंदा ड्रॉ हो गया है बहुत ही, लेकिन मेरे किसे ख्याल से, रिजोल्व किया है आपने? हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे ये फाई है हमारा, और ये हमारी वो वाली लाइन है जिसमें E2 I2 E2 और E1 हमने लिखा था, ठीक है। और ये हमारा क्या है I0 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लिया, यहाँ पे जैसे वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं ना वैसे ही। I0 ये कितना है, अगर ये एंगल आपका मान लीजिए, इससे कुछ एंगल मान लेते हैं हम यहाँ पे गामा। देखिए जैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं ना, ऐसे हम फेजर को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा I0 इक्वल्स टू ये जो है सॉरी I0 कॉस गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं I0 साइन गामा, ठीक है। इसको हम IC बोल रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं I5, ठीक है। और ये कौन से करंट है एक्चुअल में, एक ब्रांच हमने भी यहाँ पे डिलीट की थी, इसमें भी तो कुछ करंट जा रहा था। I0 का कुछ पार्ट जो है वो I0 का कुछ पार्ट जो है वो तो इसमें जा रहा था, और I0 का कुछ पार्ट इसमें जा रहा था इंडक्टर में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये IC करंट है और ये आपका I5 करंट है, और ये क्या है I0 करंट है। तो सॉरी, ये जो I0 करंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, I5 और IC, ठीक है। ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट।
और तो सर यहाँ ये पे I5 और IC ही हमारे इंडक्टर और रजिस्टर के अंदर जाएगा। हाँ, मतलब जो कोर लॉस में जो हमारे कंपोनेंट है ना, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है, ये तो जो करंट I5 है वो एक्चुअल में कोर को क्या कर रहा है, फ्लक्स जनरेट कर रहा है। क्योंकि आपका कोर आइडियल नहीं है तो अब आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स जनरेट कर रहे हो ना, करंट दे करके जनरेट कर रहे हो अब आप। तो ये वो करंट है I5 जो कि फ्लक्स के फेज में होगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट है जो कोर लॉस कंपोनेंट है करंट का, IC, जो कि कोर में भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं ना, आई स्क्वायर, मतलब कुछ भी जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एक और इक्वेशन लिख सकते हो अगर आप मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स बढ़िया समझते हो, तो ये यहीं पर ये इक्वेशन आ गई आप, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, आई नॉट जो होगा वो आप देख सकते हो, ये जो IC है ये भी IC है, राइट ट्रायंगल ये हो गया। आप देखो जरा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी सेम ही है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो आई नॉट का स्क्वायर जो हो गया इस ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि IC का स्क्वायर प्लस I5 के स्क्वायर के बराबर हो गया, या आई नॉट को वैसे लिख सकते हैं अंडर रूट में ये। लेकिन ये सिर्फ ये इक्वेशन जब आप यूज करते हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है। इसमें एंगल की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल ये गामा, ठीक है। इसको हम शायद हिस्टेरेटिक एंगल भी बोलते हैं, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, यही वाला होता है शायद, ठीक है। तो ये लगभग 80 डिग्रीज के करीब है ये वाला एंगल जो है। और यहाँ पे दो पावर फैक्टर एंगल होंगे, देखो एक V2 और I2 के बीच का जो एंगल है ये हो गया φ2, ये लोड की वजह से है लैग। लेकिन यहाँ पर लोड की वजह से तो कुछ लैग हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सर्किट देखोगे आपका प्राइमरी तक पहुंचने तक, तो उसमें ये जो सर्किट है ये भी इंडक्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट है, तो पावर फैक्टर और लैग करता है, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है, आपका जो इनपुट का पावर फैक्टर होता है वो और लैग कर रहा होता है, मतलब जो करंट होता है वो और लैग कर रहा होता है इन कंपैरिजन टू